आप सभी का स्वागत है सबलाइम क्लासेस में। और आज हमारी एक विशेष चर्चा रहेगी संस्कृति पे। संस्कृति और शिक्षा में बहुत गहरा संबंध है और आज एक संस्कृति में भी एक छोटा सा पॉइंट है, बस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे देखने को मिले उस पर। सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना जिसको इंग्लिश में कल्चरल लैग भी कहते हैं, इस पे आज हमारा जो फोकस रहेगा टॉपिक का। लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं संस्कृति क्या होती है। संस्कृति को अगर आप एक छोटे मायने में समझिए तो संस्कृति क्या है। संस्कृति वो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिससे आप रोजाना मिलते जुलते हैं, वही आपकी संस्कृति होती है। जैसे मान लीजिए आपका खान पान क्या है, आपकी वेशभूषा क्या है, आपका जो रहन सहन है वो कैसा है, भाषा कौन सी बोलते हैं आप लोग, ये सब चीज़ें संस्कृति से संबंधित होती हैं। जैसे आप मोमोज खाते हैं, अब मोमोज किसी विशेष संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर सर्च कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाकई में मोमोज कहाँ से आया है। आज आपके हर मोस्टली गलियों में मिल जाता है, दुकानों पे, मार्केट में मिल जाता है। ये आया कहाँ से? वेशभूषा की बात करें तो जो आज मैंने इस समय पहन रखा है, आप लोगों ने पहन रखा, क्या यह भारतीय था? नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी पश्चिमी सभ्यता की देन है। तो वहाँ की संस्कृति यहाँ पर आ गई है, उसका काफ़ी प्रभाव पड़ चुका है। तो ये सब चीज़ें एक संस्कृति को दर्शाती हैं। तो कहीं की जो संस्कृति होती है वो ज़्यादा प्रभाव डाल देती है, कहीं की संस्कृति ज़्यादा फैल जाती है तो कहीं की संस्कृति संकुचित हो जाती है, और इसी तरीके से संस्कृति परिवर्तित भी होती रहती है। लेकिन संस्कृति जिससे आप जुड़े हुए हैं, मानी वही जाएगी कि आप किस संस्कृति से आए हैं। जैसे साउथ इंडियन में कुछ उनका जो पोशाक है, यूनिफॉर्म है, थोड़ी सी चेंज होती है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी और चेंज हो जाती है। इसी तरीके से संस्कृति हमारे खान पान, रीति रिवाज, भाषा और जो रहन सहन है उससे जुड़ी होती है। अब जो पॉइंट है उस पर आते हैं, सांस्कृतिक विलंबना पे। प्रश्न अक्सर मैंने देखा है कि सांस्कृतिक विलंबना का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रत्यक्षीकरण है, ये किसने दिया था, किसने प्रतिपादन किया था सांस्कृतिक विलंबना को? तो अभी तो मैं नोटबुक पे चलूँगा अपनी, वहीं पे पूरी चर्चा होगी इसकी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ऑकबर्न जो है उन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का जो कॉन्सेप्ट है इसका प्रतिपादन किया था। क्या है ये संस्कृति, क्या विलंबना होती है, क्या विडंबना होती है, इसकी पूरी चर्चा करेंगे अपने नोटबुक पे। जुड़े रहिएगा हमारे सबलाइन क्लासेस से। तो जैसा कि आज आपने देखा कि आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है सांस्कृतिक विलंबना। सांस्कृतिक विलंबना को सांस्कृतिक पिछड़ापन भी कहते हैं और इंग्लिश में कल्चरल लैग कहते हैं। तो कभी भी इस पे प्रश्न बनता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज आप टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी आपको। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाकई में संस्कृति क्या है। एक संस्कृति के बारे में मैंने आपको अपने शब्दों में बता दिया था, लेकिन एक अगर परिभाषा हो तो क्या कहेंगे कि संस्कृति एक जटिल पूर्ण संपूर्ण व्यवस्था है जिसमें समस्त ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता के सिद्धांत, विधि विधान और अन्य समस्त योजनाएं सम्मिलित हैं, जिसे व्यक्ति समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खान पान क्या है ना, हमारे वेशभूषा क्या चीज़ है, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ इसी में सम्मिलित है। क्योंकि हमारी जो जीवन जीने की कला है और जो भी उसमें तरीके सम्मिलित हैं वो सब एक संस्कृति है और वो हमें हमारे समाज से मिलते हैं। तो संस्कृति एक प्रकार की एक व्यवस्था है जिससे हम जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कल्चरल लैग थ्योरी ऑफ ऑकबर्न। तो ऑकबर्न ने ये सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था जिसको हम इंग्लिश में कल्चरल लैग कहते हैं। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज उसमें बताया था कि सामाजिक परिवर्तन की सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है, और उसको उन्होंने सबसे पहले दो भागों में बांटा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑकबर्न थे उन्होंने इस कल्चरल लैग को बताने के लिए दो प्रकार की पहले संस्कृतियां बताई। कौन कौन सी? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, यानी कि मटेरियल कल्चर और
नॉन मटेरियल कल्चर। अब ये दोनों कल्चर में क्या अंतर होता है ये भी पहले समझ लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं भौतिक संस्कृति क्या होती है। भौतिक संस्कृति, इसमें क्या है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के कारण अनेक आविष्कारों को जन्म दिया है और ये आविष्कार हमारी संस्कृति के भौतिक तत्व माने जाते हैं। और इस प्रकार भौतिक संस्कृति उन आविष्कारों का नाम है जिसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के कारण जन्म दिया है। और ये भौतिक संस्कृति मानव जीवन के बाहरी रूप से संबंधित है। भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं? मोटर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कुर्सी, मेज, बिजली, पंखा, टेबल, चेयर, जो भी है ये सब चीजें। भाई समय था जब व्यक्ति आदिमानव था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने पहिए की खोज की, है ना। स्टार्टिंग क्या मानी जाती है? पहिए से। कहीं ना कहीं उसने आग की खोज की, है ना। आग की खोज क्यों हुई, कैसे हुई, तो सब आपको कहानी पता है। धीरे धीरे सभ्यता बढ़ती चली गई और चीजें भी बढ़ती चली गई और आज हमारे पास इतनी चीजें हैं, हमारे जो जीवनचर्या है उसको आसान बनाने के लिए, वो एक भौतिक संस्कृति हो जाती है। और आज अगर एक दूसरी संस्कृति साथ में चलती है इसी के साथ, उसे कहते हैं अभौतिक संस्कृति, यानी नॉन मटेरियल कल्चर। अब अभौतिक संस्कृति क्या है कि मानव जीवन को संगठित करने के लिए मनुष्य ने अनेक रीति रिवाजों, रूढ़ियां, परंपराएं आदि को जन्म दिया। ये सभी तत्व मनुष्य की अभौतिक संस्कृतियां, जो भी परंपराएं हैं, जैसे हमारे यहाँ शादियां होती हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं किसी भी प्रकार के, तो क्या है, वो सबकी अपनी अपनी एक परंपरा होती है। अगर आप धर्मों के हिसाब से बांट लें तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि जो शादी जैसा एक जो प्रोग्राम होता है वो सब में अलग अलग तरीके से हो रहा है। अगर क्रिश्चियन की बात करें तो चर्च में हो रहा है और मोस्टली लोग मंदिर में भी कर लेते हैं, कुछ लोग अपने घरों में। अब तो गेस्ट हाउस की परंपरा चल गई है, तो परंपरा में कहीं ना कहीं हेर फेर भी होता रहता है, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है, उसी प्रकार से हम करते हैं। रूढ़ियां भी हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो हमारी संस्कृति में है, जैसे एक आपने देखा होगा कि बिल्ली रास्ता काट गई तो हम आगे नहीं जाएंगे, चलते समय किसी ने छींक दिया तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो कुछ ऐसी चीजें भी जुड़ी हुई हैं जिनका कोई वैज्ञानिक पक्ष दिखाई नहीं देता है, लेकिन है, माना जाता है, वो हमारी परंपराओं से जुड़ चुकी है। रीति रिवाज है, क्या क्या काम होने चाहिए, किस किस अगर एक मान लीजिए घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके साथ कौन कौन से रीति रिवाज होंगे, है ना। हर धर्म का, हर समाज का अपने तरीके से एक रीति रिवाज होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो चीज देख रहे हैं यहाँ पे भौतिक चीजें नहीं दिखाई दे रही, यहाँ सिर्फ वो कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं, वो रीति रिवाज दिखाई दे रहे हैं जो होते हैं। अब यहाँ पे पंखा कुर्सी कुछ भी नहीं, है ना, इसीलिए अभौतिक संस्कृति है। ये दिखाई नहीं देती हैं, बस एक मान्यताओं के अनुसार चलती है। ये तत्व तो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब जिसका कोई रूप नहीं है, दिखाई नहीं देगा आपको। इसलिए संस्कृति मानव जीवन के उन अमूर्त तत्वों का योग है जो नियमों, रूढ़ियों और रीति रिवाजों आदि के रूप में मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। अब आपको दिखाई दे गया ना, एक भौतिक है और एक अभौतिक है। इसमें ही समझना है आपको, विकास की प्रक्रिया में जब भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है एवं अभौतिक संस्कृति पीछे रह जाती है, तो इस असंतुलन को, इस डिसबैलेंसिंग को अगवर्ण सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं, यानी कि कल्चरल लैग कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ जो मैं टॉपिक समझाने का प्रयास कर रहा था आप समझ गए होंगे। जो भी आवश्यकताएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, जो परंपराएं हैं वो पीछे रह रही हैं, जो भी अभौतिक संस्कृतियां हैं वो पीछे पीछे चल रही हैं भौतिक के, तो वहां पे विलंबना दिखाई देती है, असंतुलन दिखाई देता है संस्कृति में। आगे बात करते हैं कि दोनों संस्कृति, यानी कि दोनों कौन सी, भौतिक और अभौतिक, यानी कि मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, इसमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और संस्कृति का प्रत्येक आयाम एक साथ एक समय में परिवर्तित नहीं होता। इसलिए किसी एक भाग में परिवर्तन दूसरे भाग में तनाव और असंतुलन पैदा कर लेता है, यानी कि जहां पर स्ट्रेस आ जाता है दोनों संस्कृतियों के बीच में। ऐसी स्थिति में दोनों संस्कृतियों के बीच में संतुलन स्थापित करना होता है, लेकिन संतुलन स्थापित होने में कुछ समय लग जाता है। इसी समय अंतराल को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ऐसा नहीं है कि परंपराएं आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन पीछे रह जाती हैं कुछ समय के लिए। अब जैसे, अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो प्रौद्योगिक प्रगति यानी कि टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस हुई है, सबसे ज्यादा यहीं पे देखने को मिलता है कल्चरल लैग।
इसने भौतिक संस्कृति में बहुत तेजी परिवर्तन लाया है और लेकिन अभौतिक संस्कृति इसके साथ संतुलन बनाने में असफल रही है। लंबे समय के बाद ही संतुलन नहीं बन पाया। परिणाम स्वरूप बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे ऑटोमोबाइल के आने से सड़कों में गाड़ियों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन जब रोड दुर्घटनाएं होने लगी तब नियम बनाए गए, है ना। मतलब जब रोड पे गाड़ियां बढ़ने लगी तेजी से, रोड में आप तो देखते हो कि भाई जो पुराने घर थे, अगर आप सिर्फ घरों की तुलना कर लीजिए तो जो पुराने घर थे या हम कहें जो शहरों के बीच में लोग रहते हैं, देखिए उनकी गलियां काफी पतली हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएंगी और हमें यहाँ खड़ी करनी पड़ेंगी। लेकिन आज क्या है, आज उसी गाड़ी और उसी रहन सहन के हिसाब से अ, नियम बन रहे हैं और नए नए तरीके बन रहे हैं। तो क्या है, जो नियम है ये अभौतिक संस्कृति है और जो गाड़ी है एक भौतिक है। तो वो पीछे रह गया, नियम पीछे रह गए और जो भौतिक संस्कृति है वो आगे चली गई। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिकीकरण, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और नगरीकरण हो रहा है उसके कारण नए व्यवसाय तो उत्पन्न हुए, लेकिन श्रम कल्याण के नियम और संबंधित संस्थाओं का निर्माण बाद में हुआ। मतलब व्यवसाय पैदा हो गए, चलो भाई पैसे कमाओ चल के, लेकिन वाकई में जो आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको मुद्रा कितनी मिलनी चाहिए, सही वाकई में मूल्य क्या होना चाहिए, उसके नियम बाद में बने। ये अगर पहले बनते तो आज जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो इतनी नहीं होती। अगर हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। तो रोजगार के साथ साथ उसके नियमावली भी आनी चाहिए, जिससे भौतिक और अभौतिक संस्कृति में जो डिसबैलेंस है वो नहीं होगा। रोजगार की समस्या क्यों है, व्यवसाय रोजगार बहुत मिलेंगे लेकिन हम उसके लिए कोई नियमावली नहीं ला पा रहे। अब जब तक नियमावली नहीं होगी तो हमेशा रोजगार में एक इम्बैलेंस आपको देखने को मिलता रहेगा और ये एक बहुत बड़ी कमी है, किसी भी देश के लिए हो, हमारे देश में तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके बाद बात करते हैं, कृषि के लिए नवीन यंत्रों का विकास हुआ लेकिन भूमि सुधार के कानून देर से बने, है ना। बड़े बड़े यंत्र आ गए, ट्रैक्टर आ गए और क्रेशर आ गए, हमारी मतलब जो कृषि है वो बहुत आगे जा रही थी, लेकिन अब भूमि सुधार कैसे होगा, कौन करेगा, तो उसके नियम जब नहीं थे तो लोगों ने जो गलत तरीके से, कुछ लोगों का फायदा भी हो गया तो कुछ लोगों का बहुत सा नुकसान भी हो गया। नियम बाद में आए। इस तरह भौतिक और अभौतिक संस्कृति में असंतुलन पैदा हो गया और इसमें अनुकूलन बहुत लंबे समय बाद हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज भी भौतिक संस्कृति आगे जा रही है और अभौतिक पीछे चल रही है, जिससे बहुत बड़ा असंतुलन देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आलोचना की, इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। सोरोकिन एक जो है समाजशास्त्री है, उन्होंने कहा कि भौतिक संस्कृति ही अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन लाए। जरूरी नहीं है ऐसा कि भौतिक संस्कृति ही अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन ला रही, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। जैसे भौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन है ये आविष्कार के कारण होता है और आविष्कार मनुष्य के विचार और ज्ञान पर निर्भर करता है। कहने का आशय ये है, जो अभौतिक संस्कृति है वो विचार और हमारे ज्ञान ही तो है, जो जिसपे हम परंपराओं का निर्माण करते हैं। लेकिन वही अगर किसी भौतिक संस्कृति का आविष्कार कर रहे थे तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर सोरोकिन ने इस प्रकार से यहाँ पर बताया कि ये गलत हो सकता है कि मैंने कहा कि पहिए का खोज हुआ, तो ये एक भौतिक संस्कृति है, लेकिन हुआ कैसे, ये किसी के सोच में आया होगा और वो जो सोच है, जो विचार है, वो अभौतिक संस्कृति है। ठीक है, तो अभौतिक से भौतिक भी हो सकता है और इसमें भी डिसबैलेंसिंग आएगी, तो पहले अभौतिक आगे निकल जाएगी और भौतिक पीछे रह जाएगी। बात करते हैं, आलोचकों के अनुसार जब भौतिक और अभौतिक संस्कृति भिन्न है तो उसमें परिवर्तन की गति भी भिन्न होगी। भाई जो चीज आगे चल रही है तो नियम तो बाद में पता चलेंगे ना कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो उनका कहना है कि कभी कभी जो संस्कृतियां अगर अलग है तो उनकी गतियां भी अलग ही अलग होंगी, इसलिए तुलना करना ठीक नहीं है। उसके बाद बात करते हैं, सदरलैंड एंड वुडवर्थ के अनुसार दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की पूरक है। यह कहना है कि भौतिक संस्कृति में पहले ही परिवर्तन होता है और अभौतिक का बाद में, ऐसा त्रुटिपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि किसमें क्या परिवर्तन हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि पहले मुर्गा आया या अंडा आया, माफ कीजिएगा, पहले मुर्गी आई या अंडा आया तो
मुर्गी और अंडे का जो कॉन्सेप्ट है अभी तक नहीं पता चल पाया है। तो इसी प्रकार से जो संस्कृतियां हैं उसमें भी पहले संस्कृति कौन सी आ रही है, कौन सी अपना प्रभाव ज्यादा दिखा रही है, ये कहना उचित नहीं है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक विलंबना का शिक्षा पे प्रभाव, क्योंकि अब हमारा टॉपिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। भारत में सांस्कृतिक विलंबना का मुख्य कारण भारत की वर्तमान शिक्षा रही है, जो कि जीवन के लिए तत्पर ना होकर केवल सूचना प्रधान है और रोजगार के लिए मानी जाती है। अब शिक्षा का उद्देश्य जीवन का विकास करना नहीं, केवल सूचनाएं एकत्र करना है और उसी के आधार पर पेट भरने के लिए और भौतिक संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास मात्र रह गया है। अगर हम कहें कि छात्रों के द्वारा अध्यापकों और गुरुओं का सम्मान ना करने के लिए भी यही कारण है कि शिक्षक और छात्र के ज्ञान के मध्य अब कुछ समय का अंतर रह गया है। अगर कोई क्लास में शिक्षक जा रहा है, मान लीजिए उसने कुछ पढ़ाया, तो थोड़ी देर बाद तो जो शिक्षक को पता था वही छात्र को भी पता चल गया। लेकिन पहले जो शिक्षक जीवन का अनुभव होता था वो समय के साथ साथ आता था। जब शिक्षक हो या पिता हो, कोई भी हो, तो उनके पास अब अधिक ज्ञान नहीं रह गया। जो छात्र के पास ज्ञान है वही अध्यापक के पास ज्ञान है। इसलिए अपने बड़ों का वो सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि भाई हम भी ज्ञानी हैं, तुम भी ज्ञानी हो। लेकिन बात यह है कि सम्मान हृदय से किया जाता है। जब नवयुवकों के अंतर मन में श्रद्धा भाव ही नहीं होगा तो सम्मान आएगा कहाँ से। तो कुल मिलाकर एक निष्कर्ष मैं यहाँ पर निकालता हूँ कि छात्रों को केवल मशीन या कंप्यूटर की भांति आंकड़े रटाना उचित नहीं है। यहाँ पे कई चीज़ों की कला सिखाना बहुत जरूरी है, जिससे वर्तमान युवा अपनी परंपराओं, सामाजिक मूल्य, आदर्श और मान्यताओं में समय के साथ बदलाव लाए, उन्हें अपनाएं, उन्हें सीखें, उनके प्रति जुड़े उनसे, और केवल कंप्यूटर की तरह सूचना प्रदान करने वाला नहीं होना चाहिए। अपनी पुरानी पीढ़ी का आदर करें, सहयोग बढ़ाएं और उनके अनुभवों के आधार पर भावी जीवन का निर्माण करें। भारत का भविष्य केवल विवेकहीन युवाओं के हाथ में नहीं आना चाहिए, बल्कि अनुभव और विवेक के समावेश से उत्पन्न शांति, आदर्श, मूल्यों वाला समाज और राष्ट्र निर्माणकर्ता भारत बन सके, ऐसी कला शिक्षकों के अंदर होनी चाहिए। पेरेंट्स यानी कि जो माता पिता हैं उनको भी ऐसा ज्ञान देना चाहिए जिससे सांस्कृतिक विलंबना जो आ रही है वो कहीं ना कहीं समाप्त होनी चाहिए। इसीलिए शिक्षा में जो आज समय आगे तेजी से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं घातक भी हो सकता है, और वो जो परिणाम है वो अच्छे रहें, इसको समझना पड़ेगा हर शिक्षक को। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद है आपको आज के टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। हम मिलेंगे आपको आने वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।